नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिला स्थित सोनपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2025 का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मेला सह प्रदर्शनी क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग, आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम, महिला एवं बाल विकास निगम, जीविका सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न उत्पादों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान निर्माणकर्ताओं एवं विक्रेताओं ने उत्पाद के निर्माण एवं उसकी लोगों तक पहुंच के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और सहायताओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिल रही राशि से हो रहे फायदों को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की है। आपकी बदौलत राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान मिल रहा है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना पर विपक्ष के बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही भ्रम फैलाना है और वही काम वे लगातार कर रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि भ्रम फैलाने का नतीजा सभी देख ले रहे हैं। विपक्ष अब सिमट गया है। विरोधी दल का नेता भी मुश्किल से बना है। जो लोग शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे, आज नजर भी नहीं रहे हैं। ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जब इन लोगों ने 15 साल शासन किया था तो लोग आज भी उसे याद कर कांप जाते हैं। 1 करोड़ नौकरी देने के सवाल पर ललन सिंह ने कहा कि यह नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी है। जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। सरकार ने कहा कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी मानकर चलिए कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार जरूर मिलेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश भर में अब कोई नहीं पूछ रहा। विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना, तो वो भ्रम अब जनता में नहीं चलता है। तो उस भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए ना, कहाँ सिमट के बैठ गए हैं। बड़ा मुश्किल से विरोधी दल के नेता हुए, कुल नेतागिरी बुला गया और कह रहे थे, तारीख तय कर दिए थे कि हम कहिया शपथ ग्रहण लेंगे। अपना शपथ ग्रहण का खुदे तारीख तय कर रहे थे। आप कहीं नजर नहीं आ रहे। ये लोग नजर नहीं आएंगे। इन लोगों ने बिहार में जो 15 साल किया है, आज भी बिहार की जनता इन लोगों के शासन को याद करके उसका रूह कांप जाता है। विधानसभा का काम है, उस पर हम क्या तो ये तो यूएसपी है नीतीश कुमार जी की सरकार का। जो वादा करते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। तो इसमें तो उन्होंने कहा है कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो मतलब मान के चलिए कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। छोड़िए ना भाई कांग्रेस का पार्ट, आपका आप अपना एजेंडा लेके आए। कांग्रेस को कोई पूछ रहा है अब देश भर में? कहीं पूछ रहा नहीं। नई सरकार के गठन होते ही बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में सहरसा पुलिस ने जिले के 5 वंचित अपराधियों को चिन्हित कर उस पर नकेल कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बाबत सहरसा के मुख्यालय डीएसपी धीरेन्द्र कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। अपराध एवं अवैध कारोबार के द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों पर बीएनएस 107 के कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विपुल कुमार ये शराब माफिया हैं। मनोज यादव ये भी शराब माफिया हैं। आदित्य आनंद उग्र एडी ये भी शराब माफिया हैं। ऐसे लोगों का प्रस्ताव मानवीय न्यायालय में समर्पित है और उसके आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही भी जारी है।
आगे जैसे माननीय न्यायालय का आदेश होगा वैसे सहरसा पुलिस अपने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अग्रिम कार्यवाही करेगी। ऐसे दर्जनों अपराधी हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिन पर आगे की प्रक्रिया जारी है। अभी फिलहाल 5 अपराधियों पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मामला काफी आगे बढ़ चुका है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के नेतृत्व में लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अपराध एवं उस अपराध द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों पर बड़ा अच्छा कानून 107 BNSS के तहत पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई चल रही है। वैसे लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी जिन्होंने दर्जनों अपराध करके और अकुश संपत्ति जब्त कर ली है, अकुश संपत्ति अपनी अर्जित कर ली है। जैसे साइबर अपराधी, शराब माफिया, एक्सटॉर्शन, लूट, हत्या, सुपारी हत्या से अर्जित किए गए अपराधकर्मी, जिस पर लगातार सहरसा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। नवादा ही नहीं, पूरे बिहार में इन दिनों नई सरकार के गठन के बाद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे पूर्व हमेशा बुलडोजर चलाने का दृश्य उत्तर प्रदेश में देखने मिलता था, परंतु अब बिहार में भी बीते सप्ताह से लगातार बुलडोजर चलाते हुए अतिक्रमण हटाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर नवादा में भी दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां नगर परिषद के अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी पहले माइकिंग कराकर लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील करते दिखाई दिए। फिर जब नहीं माना तो सीधा बुलडोजर लेकर ही पहुंच गए और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। जमुई के कुकुरझाप डैम में एक विशाल मगरमच्छ के अचानक दिखने से स्थानीय निवासियों और मछली पालन कर्मियों में हड़कंप मच गया। मछली पालन कार्य से जुड़े संवेदक के कर्मचारियों ने मगरमच्छ को डैम के किनारे सूखी जमीन पर धूप सेंकते हुए देखा। कर्मचारियों ने जब नाव से उसके नजदीक जाने की कोशिश की तो मगरमच्छ धीरे धीरे वापस गहरे पानी में उतर गया। स्थानीय निवासी संजय कुमार ने बताया कि मगरमच्छ की लंबाई करीब 4 से 5 फीट है और अनुमान के मुताबिक इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष हो सकती है। उनका कहना है कि यह मगरमच्छ कोई दशक पहले छोटे आकार में पहली बार इसी डैम में देखा गया था और तब से यह यहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मगरमच्छ हर 15 से 20 दिन में एक बार सूखे स्थान पर धूप सेंकने के लिए सतह पर आता है। देर रात भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के गंगटा पोखर के समीप एक किराए के मकान में एक महिला की संदेहास्पद मौत हो गई। इस मामले को लेकर अभी घटनास्थल पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार, फॉरेंसिक टीम और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत पांडे पहुंचे और घटना की जांच की जा रही है। बताते चले कि मृतक महिला के परिजनों ने कुछ व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाया है। उक्त आरोपी के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। मृतक महिला गंगटा पोखर के समीप मनोज भगत के यहाँ किराए पर रहती थी। वहां वही वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि मृतक के परिजनों से पूछताछ जारी है। जल्द ही घटना के कारणों का खुलासा हो जाएगा। सीवान जिले के हसनपुरा अंचल में विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सर्किल इंस्पेक्टर दिलीप सिन्हा और उसके एक सहयोगी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने एक पूर्ण निर्धारित शिकायत के आधार पर यह छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक जमीन से संबंधित एक फाइल पास कराने के बदले में अधिकारी द्वारा अवैध राशि की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ, टीम ने मौके पर पहुंचकर सीआई दिलीप सिन्हा और उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को तुरंत पटना निगरानी थाना लेकर चली गई, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही हसनपुरा अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने मौके पर कई घंटों तक रिकॉर्ड रूम, भूमि संबंधित फाइलें, राजस्व अभिलेख और डायरी लॉन्ग की बारीकी से जांच की। फाइलों में अनियमितताओं और बिचौलियों की भूमिका को लेकर भी टीम द्वारा अलग से पूछताछ की गई।
अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की। देवघर में सांसद खेल महोत्सव की तैयारी अब तेज हो गई है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के निजी आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारी, जेल खेल प्रभारी और अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मकसद था 21 से 26 दिसंबर तक होने वाले इस बड़े आयोजन को बिना किसी कमी के पूरा करना। बैठक में सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह महोत्सव सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि मैदान व्यवस्था, सुरक्षा और खिलाड़ियों की सुविधा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में अलग अलग खेलों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। एथलेटिक्स, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कुश्ती से लेकर इंडोर गेम्स तक हर इवेंट के लिए प्रभारी तय किए गए थे। ये फैसला भी लिया गया कि सभी खेल मैदानों की मरम्मत, साफ सफाई, लाइटिंग और फर्स्ट एड की व्यवस्था पहले से कर ली जाए। सांसद ने कहा कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी खास तौर पर शामिल किया जाएगा, ताकि गांव की प्रतिभा भी बड़े मंच पर अपनी क्षमता दिखा सके। साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जो आगे भी इन्हें मार्गदर्शन देगी। इन क्षेत्र के युवाओं को मौका देने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार इसको सपोर्ट करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक लोकसभा में जो है ये सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो और प्रत्येक साल हो। हमारे यहाँ बिहार चुनाव के कारण जो है थोड़ा डिले हो गया। 21 दिसंबर को ये चालू होगा और 26 तारीख को ये समाप्त होगा और ये प्रत्येक साल जो है ये खेलकूद प्रतियोगिता होगी और जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लेंगे। हाँ, ये संसद खेल महोत्सव जो है ये यहाँ देवघर में गोड्डा लोकसभा में होना है और ये आज ये माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के आवास पर एक अहम बैठक थी जी। तो उसमें जो है सो जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी मिली और करीब करीब सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव थे यहाँ पर और ये बहुत बड़ा अवसर है यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए और सांसद महोदय का आभार कि उन्होंने हर तरह से फ्री हैंड कर दिया है ओलंपिक एसोसिएशन को, जो बढ़िया से इसको कंडक्ट। हेमंत सरकार पार्ट 2 के प्रथम वर्षगांठ पर भाजपा द्वारा बीते कल आरोप पत्र जारी किया गया, जिसे लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक आरोप पत्र जारी करते हुए ये कहा कि सरकार ने चुनाव के समय राज्य की जनता से एक वोट 7 गारंटी का वादा किया, जिसे पूरा करने में नाकाम साबित हुई। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल की खामियां भी गिनाई। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब जब झारखंड के साथ षड्यंत्र की कोशिश होगी, तब तब हम और बड़ी ताकत के साथ कामयाब होंगे। इसके अलावा हेमंत सोरेन ने पोस्ट में लिखा कि झारखंड विरोधी लोग षड्यंत्र करना छोड़ दें तो राज्य के युवा सर्वांगीण विकास में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं। अच्छा, एक बच्ची से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रवक्ता ने उसको ट्वीट भी किया है। उनको बुलवाया कि इसी मैया योजना के पैसा से हमने तैयारी की, जबकि जितना भी एग्जाम हुआ है वो सब पहले हुआ है और उसका रिजल्ट हुआ है। मैया योजना कब शुरू किया है? चुनाव के समय शुरू किया है। तो कैसे कैसे लोगों को वहां ले आते हैं ये दर्शाता है। और कोई घूस दे करके जाए, कोई चोरी करने वाला तो कभी बोलता है क्या? और हम भी ये नहीं कह रहे सब लोगों से ही लिया होगा, ऐसा भी मेरा नहीं कहना है। बोकारो जिले की सेक्टर 1 स्थित शिबू सोरेन स्मृति सभागार में डीएमएफटी न्यास परिषद वार्षिक बैठक रखी गई थी। बैठक काफी हंगामेदार रही। इस बैठक में शामिल होने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद सांसद
ढुल्लू महतो समेत तमाम लोग पहुंचे। इस बैठक में पूर्व में डीएमएफटी फंड में हुए अनियमितताओं पर काफी गर्म बहस और नोक-झोंक सुनने को मिला। पूरे कार्यक्रम में मीडिया से दूरी बनाई रखी गई। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने डीएमएफटी फंड में हुए व्यापक अनियमितताओं के लिए तत्कालीन डीसी महोदय को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण से जिले की बहुत बदनामी हुई है, इसलिए हमने यह निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से डीएमएफटी फंड बिना उचित प्रक्रिया के रिलीज ना किया जाए। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने गिरिडीह सांसद द्वारा तत्कालीन बोकारो डीसी पर लगाए आरोपों के बारे में कहा, यह अभी जांच का विषय है। जांच के बाद यह तय हो सकेगा कि वह आरोपी है या नहीं, दोषी यह तय हो सकेगा। को दिया गया, उनकी लापरवाही से उनको सूचना नहीं मिल पाया हो, लेकिन आइंदे सुनिश्चित होगा कि जो भी पोषक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, निश्चित तौर पर उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना दिया जाए। तत्कालीन डीसी के भाई देखिए, किसी चीज पर आरोप लगा है, दोषी मत बोलिए। आप भी किसके भाषा बोल, आप बोलिए कि आरोप लगा है, जांचोपरांत दोष सिद्ध होता है, जांचोपरांत दोष सिद्ध होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उनके समय में जो सारी योजनाओं का आप मार्क्स लाइट देखिए, 1.5 लाख 2 लाख का मार्क्स लाइट को 6 लाख 10 लाख में पेमेंट हुआ है। मतलब मनमाना किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर, मतलब कई के फोटोकॉपी के नाम पर, इस तरह से सभी न योजना का सहमति लिया गया है। पिछला डीएमएफटी में भी कोई योजना का सहमति नहीं लिया गया था, स्वीकृति नहीं लिया गया था। और योजनाओं के चयन में जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं और माननीय हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, योजनाओं के चयन में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया, सिर्फ खाना पूरी किया गया। और उपायुक्त महोदया के द्वारा जो भी योजना मन में आया, जिसमें जो उनको निजी स्वार्थ था, वैसी योजनाओं को स्वीकृति उन्होंने दिया। गोड्डा जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूलों, पंचायत भवनों में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के द्वारा रोकथाम और अज्ञात चोरों के धरपकड़ के लिए सख्त निर्देश दिए गए। जानकारी के अनुसार तकनीकी शाखा और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दियाजोरी में कुछ अपराधकर्मी चोरी के सामानों को छुपा कर रखे हुए थे, जिसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा महागामा थाना, मुफज्जिल थाना, बलबड्डा थाना, मेहरमा थाना एवं पथरगामा थाना के पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बल को सम्मिलित कर अलग अलग छापामारी दल का गठन किया गया। विभिन्न छापामारी दल के द्वारा महागामा थाना अंतर्गत ग्राम दियाजोरी के सिकंदर अंसारी तथा शौकत अंसारी के घर पर विधिवत छापामारी किया गया, जिसमें स्कूल तथा पंचायत भवनों से चोरी किए गए सरकारी सामानों के साथ साथ सिकंदर अंसारी के घर से एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया। दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि 97% फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर फॉर्म का कलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और कई बीएलओ मानसिक तनाव में है। बैज ने दावा किया कि अभी भी 50% से अधिक फॉर्म जमा नहीं हुए हैं और बेमेतरा जिले में एक फॉर्म बांटे जा रहे हैं। उन्होंने फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है। जमीन की नई गाइडलाइन पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि इस फैसले को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए जमीन खरीदकर मकान बनाना अब सिर्फ सपना रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नीति से छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया है और सरकार की मंशा इस मामले में ठीक नहीं लगती। ये आवास मेला सिर्फ एक दिखावा है, एक नौटंकी है, क्योंकि आपने 5 डिसमिल तक जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी। छोटे भूखंड का रजिस्ट्री नहीं हो सकता। फिर गरीब, मजदूर, मध्यम परिवार इतना सक्षम तो नहीं कि बड़ी मात्रा में जमीन खरीद सके, और आपने 10% 10 गुना आप बढ़ा दिया जमीन का रेट। कैसे संभव है? कहीं ना कहीं इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, और सरकार सिर्फ
छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए और अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए इस तरह की नीतियां बनाई जा रही है। जो इस तरह से जो प्रोजेक्ट करना चाह रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं सिर्फ नौटंकी और ढकोसला है। खैरागढ़ ग्राम कटंगी कला स्थित एफसीआई गोदान में 2 से अधिक महीनों से आवक जावक पूरी तरह बंद है, जिससे यहां काम करने वाले करीब 75 हमालों में की रोजी रोटी छिन गई है। लगातार बेरोजगारी के चलते कई परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हमाल संघ के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन देकर गोदाम का संचालन तुरंत शुरू कराने की मांग की। हमालों ने कहा कि रोज कमाने खाने वाले परिवारों के सामने बच्चों की पढ़ाई, दवाइयां और रोजमर्रा की खर्च का संकट गहरा है। उनकी एकमात्र मांग है कि गोदाम जल्द खोला जाए ताकि काम फिर से शुरू हो सके। सरपंच प्रतिनिधि तुलाराम साहू ने भी प्रशासन से अन्य गोदाम की तरह यहां भी नियमित गतिविधि शुरू करने की मांग की। हमाल संघ ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं मिलने पर वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत कटंगी कला सरपंच प्रतिनिधि तुलाराम साहू। मेरे ग्राम कटंगी कला में चावल गोदाम का निर्माण हुआ है। उसमें बनने के बाद में मेरे गांव के 75 लोग हमाली कार्य करने के लिए जा रहे थे। साथ में अभी दीपावली सीजन में टोटल वहाँ स्टॉक पूर्ण होने के कारण काम पूरा तरह से बंद कर दिए हैं और हमारे लोग बेरोजगार की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। मैं शासन से मांग करता हूँ कि ये एफसीआई गोदाम जैसे चल रहा है रेगुलर, वैसी टाइप का गोदाम में कार्य मिलना चाहिए, उसका परिवार पालन पोषण होना चाहिए। धन्यवाद। एक लिए कुछ चाहिए हम लोग। तो पहले आप क्या काम कर रहे हो? मिस्त्री काम करते रहे बाहर में। ऐसे का तो कब से आए हो यहाँ? यहाँ तो मतलब गोदाम बनिस्ता वहाँ है कि मतलब रोजगार यहाँ मिलेगा इसे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग रेगुलर काम चाहिए। तो आप यहाँ कलेक्टर में क्या करे ला रहे हो? वही मतलब आवेदन दिला रहे हैं कि काम चालू करो ऐसे टाइप आ रहे हैं सर। वही बात है। आदिवासी क्षेत्र में लगने वाला पारंपरिक मुर्गा बाजार इन दिनों स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रहा है। हर हफ्ते लगने वाला ये बाजार न सिर्फ व्यापार का केंद्र बन गया है, बल्कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मेल जोल का एक जीवंत प्रतीक भी बन चुका है। साथ ही मुर्गा बाजार आदिवासी क्षेत्रों की पारंपरिक पहचान को भी नई पहचान दे रहा है। यहाँ आने वाले लोग स्थानीय खान पान, बोली, पहनावे और संस्कृति को करीबी से समझते हैं, जिससे सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। कुल मिलाकर मुर्गा बाजार आदिवासी क्षेत्र के लिए न केवल आर्थिक मजबूती का माध्यम बन रहा है, बल्कि परंपरा, पहचान और सामुदायिक एकता का मजबूत मंच भी साबित हो रहा है। एक माँ ही एक माँ का दर्द समझ सकती है। ऐसी ही एक माँ आज राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में रोते बिखलते पहुंची, जहां बिखलती माँ को पत्रकारों ने दिलासा दिलाया। बच्ची के चोरी हो जाने से माँ व्याकुल है और आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी रेलवे और पुलिस गंभीर नजर नहीं आ रहे। घटना 21 नवंबर की है, जिस पर 24 नवंबर को गंज थाना में फिर एफआईआर दर्ज की गई थी। 2 साल की बच्ची की चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। फुटेज में बच्ची को ले जाती एक महिला नजर आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस और रेल प्रशासन दाम्पत्ति को आश्वासन दिलाने के बजाय कह रहे हैं खाने पीने की चीज नहीं है। हमारे रिपोर्टर ने दाम्पत्ति से की खास बातचीत। आइए जानते हैं दाम्पत्ति ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ डोंगरगढ़ के रहने वाली एक दंपत्ति मौजूद हैं, जिनके बच्चे गुम होने की जानकारी मिल रही है। वो अपनी फरियाद को लेकर आज राजधानी रायपुर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये बच्चा 21 तारीख को गुम हुआ था। क्या है पूरा मामला? सर, रायपुर स्टेशन में 21 तारीख शुक्रवार के दिन मैं अपनी बच्ची को लेके आया रायपुर, और मेरी बच्ची 7 बजे तक मेरे साथ में थी। 7 बजे के बाद समथिंग 8 साढ़े 8 का टाइमिंग था। मैं ठेला में उसको कुछ खाने पीने के लिए लेने गया था। वो भी मेरे साथ में थी, वैसे नीचे में खड़ी थी वो। तो मैं लेने के लिए उधर खड़ा था। 5-10 मिनट मेरे को टाइम लगा वहाँ पे। तो जैसे मैं घूम के देखा तो मेरी बच्ची वहाँ पे नहीं थी।
मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहाँ गई बच्ची करके देखा तो बच्ची मेरे को नहीं दिखाई दी। मैं तुरंत भागते गया अंदर, अपना जहाँ पे टिकट काउंटर है वहीं पे सब घूम रहा था, ऐसे चिल्ला के रो रहा था, मेरी बच्ची को देखा। वो पुलिस वाले लोग मेरे को ज़बरदस्ती बोलने लगे, RPF वाले, पागल हो गया तू, दारू पिया है, ऐसा करके मेरे को मारे भी 2-4 डंडे लोग, वहाँ से भगा दिए। तब भी मैं अपना यहाँ वहाँ ढूंढता रहा उन लोग को, बच्ची को अपने। इसके बाद मेरे कुछ पता नहीं चला सर। फिर सुबह मैं 6 बजे इसको कॉल किया तो मेरे साथ में नहीं थी, बच्ची को लेकर मैं ही आ गया। तो ये आई, फिर इसके बाद हम लोग जाँच वाँच के लिए अपन बोलने लगे कि FIR हमारा दर्ज करो, बच्ची भी हो गई। तो 2 दिन तो हमको समथिंग यहाँ से वहाँ गंज थाना भेजा गया, गंज वाले बोलते थे RPF में जाओ। फिर मतलब 2 दिन हम लोग यही करते रहे। फिर तीसरे चौथे दिन हम लोग को FIR दर्ज हुआ। इसके बाद फिर जाते हैं, बोलते कार्रवाई चल रही है, कैमरा चेकिंग करवाए तो 4-5 कैमरा बंद बता रहा है। जहाँ से एंट्री होता, एग्जिट होता, निकलता है, आदमी आता है जाता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा सर, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। रेलवे प्रशासन किस तरह से अपना रुख अपना रहा है? रेलवे प्रशासन क्या कह रहा है आप लोगों को? रेलवे प्रशासन को कुछ इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है अंदर से। हम लोग खुद इतना परेशान है, मतलब हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता है। सिर्फ 21 तारीख को वारदात हुआ है, 24 तारीख को FIR दर्ज हुआ है। 3 दिन तक हम लोग को भूखे प्यासे यहाँ रोडों में भटकना पड़ता है कि मतलब सर हमारा FIR दर्ज कर लीजिए। वो बोलते गंज में जाइए, गंज वाले बोलते कि RPF में जाइए। हम लोग इतना ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। यदि हमारी बच्ची नहीं मिलेगी या फिर कुछ भी ये कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का हमारे साथ में ऐसा कुछ भी सहयोग नहीं होगा तो मैं तो भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगी सर। मेरी बच्ची यदि नहीं मिलेगी तो मैं अपना आत्मसमर्पण कर दूंगी वहीं पे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के अछोली में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन का उपयोग करके खेतों में नैनो यूरिया और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें ड्रोन दीदी डोंगरगढ़ की अछोली की शांति विश्वकर्मा महिला शामिल है, जो किसानों की मदद कर रही है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। यह भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देना है। ड्रोन दीदी योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और खेती में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है। हमारे समूह में ये सूचना मिली थी कि आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ड्रोन पायलट की, तो कोई जाना चाहता है क्या? जनपद से फ़ोन आया था, तो हम सभी महिलाओं ने मीटिंग रखा और सबने सलाह किया कि भाई कौन जाएगा, जा सकते हैं। सभी महिलाओं ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते, हमारे घर में परेशानी है, हमारे बच्चे छोटे हैं। फिर मैं ट्रेनिंग के लिए गई ग्वालियर में, वहाँ 15 दिवसीय ट्रेनिंग हुई हमारी। हम लोग छत्तीसगढ़ से 15 ड्रोन दीदी गए थे, वहाँ से अपने राजनांदगांव ज़िले से मैं ही हूँ, बाकी हर ज़िले से 1-1, 2-2 ड्रोन दीदियाँ हैं। वहाँ से आने के बाद मुझे बालोद में मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के हाथों से दिया गया था ड्रोन की जो चाबी है, वो मुझे प्रदान की गई थी कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी और मुख्यमंत्री जी के हाथों से। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की। छत्रपति संभाजी नगर पुलिस ने कल्पना भागवत मामले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए राजधानी दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद अशरफ शेख, जो अफगानिस्तान का निवासी बताया जा रहा है, और अभिषेक चौधरी, जो खुद को देश के गृह मंत्री का फर्जी OSD बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था, शामिल है। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से हिरासत में लेकर छत्रपति संभाजी नगर लाया। इसके बाद देर शाम दोनों को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को 10 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की। अमृतसर में पुलिस की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि वह किसी काम से अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। युवक के मुताबिक अपनी सुरक्षा के लिए वह पास के थाने पहुंचा और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन वहां उसके साथ मारपीट की गई।
उसने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उसके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। जब उसने अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। एक कमरे में बंद करके बुरी तरह पीटा गया। पीड़ित का कहना है कि पुलिस से मदद मांगना उसके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। इस बीच इस मामले में पुलिस वालों ने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी आरोपों से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि जिस युवक की बात हो रही है वह कल रात बहुत नशे में था और थाने के अंदर पुलिस वालों को गालियां देने लगा था। जब उसे समझाने की कोशिश की गई तो वह पलट गया और पुलिस वालों के हाथों में पड़ गया। पुलिस के मुताबिक युवक को जो चोटें आई हैं वे थाने के बाहर बैरियर से टकराने की वजह से आई हैं, ना कि थाने के अंदर किसी तरह की पिटाई की वजह से। फिलहाल मामला आरोप प्रत्यारोप में फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले की जांच करता है या नहीं और सच्चाई कैसे सामने आती है। स्टेट लाइव में बस इतना ही। धन्यवाद।